नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीचर्स फैमिली टीटी फैमिली जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे पर्यावरण ईवीएस इन्वायरमेंट स्टडीज की बात करेंगे एनसीईआरटी पैटर्न पर। ये क्लास नंबर आपका 12 रहने वाला है। इसके पहले ऑलरेडी हम 11th क्लास यानी 11 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। प्रत्येक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया गया है, जिसका आई बटन पे यहाँ पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। आप सभी लोग जानते हैं राष्ट्र हित में यह टीटी फैमिली है। प्रत्येक क्लास यहाँ पे फ्री क्लासेज होती है। साथ ही साथ 7 to 7:30 ये हमारी लाइव क्लास होती है इवनिंग की। इसके पहले जो मॉर्निंग में 11:30 में हमारी क्लास होती है, इसके साथ साथ आपके 4 PM में क्लास होती है। तो ये 3 क्लासेज हमारी डेली चल रही हैं। इसके साथ साथ लाइव क्लास में अगर आप लोग अटेंड नहीं कर पाते हैं तो फिर भी बाद में भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के माध्यम से सारे प्रश्न को अटेंड कर सकते हैं। और आउट ऑफ 150 में से 125 एग्जाम को क्रैक करना है तो क्लासेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाली क्लासेज के साथ साथ प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर जो होने वाले हैं सभी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न आज की क्लास का इंपॉर्टेंट है। इसके पहले 135 क्वेश्चनों के साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो करते हैं इनके साथ आपके डिस्क्रिप्शन के साथ डिटेल के साथ जानते हैं। पहला प्रश्न है, भागीरथी नदी का जो उद्गम स्थल है वह पिंडारी ग्लेशियर है, सतोपंथ ग्लेशियर है, चौराबाड़ी झील है या गंगोत्री ग्लेशियर है। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी जिनका सपना है सी टेट एग्जाम को 101% यहाँ पे फतेह करना, सभी कमेंट कीजिएगा। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। तो भागीरथी नदी का जो उद्गम स्थल कहलाता सभी लोग जानते हैं गंगोत्री ग्लेशियर की बात करेंगे। डी ऑप्शन यहाँ पर ऑलरेडी सही हो जाएगा। झील से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी झील जो कहलाती है चिल्का झील है, जो कहाँ पर है, उड़ीसा पर स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील कहलाती है, जो कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील कहलाती, जो कि रूस देश पर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर पर स्थित है। साथ ही साथ विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर है, जो मध्य एशिया पर स्थित है। साथ ही साथ भारत में खारी पानी की सबसे बड़ी झील सांभर झील है, जो राजस्थान पर स्थित है। भारतीय नौसेना प्रशिक्षण केंद्र झील कहाँ पर है, चिल्का झील पर है, जो कि उड़ीसा राज्य पर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है वह कौन सी है, गोविंद वल्लभ पंत सागर की। अगला भारत में एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, वह है कैबुल लैमजाओ, जो ये एक आपके लोकटक झील मणिपुर स्थित है। ये प्रश्न आ सकता है कि भारत में एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ पर, मणिपुर स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है। क्या हम देवप्रयाग की बात करेंगे, कर्णप्रयाग की बात करते हैं, गंगोत्री की बात करते हैं या रुद्रप्रयाग की बात करते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। आप सभी के माता पिता को नमस्कार और प्रणाम करते हैं। आप सभी के शिक्षक है, आप सभी के ज्ञान की जो महारत है, आप सभी के शिक्षा को, आप सभी के ज्ञान को जायसवाल सर नमन करते हैं। साथियों, आपका प्रश्न, आपका कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है। आई होप आप लोगों ने समझ के प्रश्न कमेंट किया होगा कि जो भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से जो गंगा बनती है वह हमारा कहलाता है देवप्रयाग। क्या कहलाता है साथियों, देवप्रयाग की बात करते हैं, सभी नोट कर लीजिएगा। देवप्रयाग जो है भारत के उत्तराखंड में स्थित एक नगर एवं प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलती हैं। इन्हीं नदियों के संगम के बाद इस नदी को आगे गंगा के नाम से जाना जाता है। और यह मान्यता मानी जाती है कि देव शर्मा नामक एक तपस्वी ने कड़ी तपस्या की थी, जिसके नाम पर इस स्थान का नाम देवप्रयाग पड़ गया था। और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिलती है और कर्णप्रयाग में पिंडार नदी अलकनंदा में मिलती है। स्थान, नदी और संगम जान लेते हैं। देखिए विष्णु प्रयाग जो स्थान है यह धौली गंगा और अलकनंदा का नदियों का संगम है। साथ ही साथ कर्णप्रयाग जो है पिंडार और अलकनंदा का संगम। साथ ही साथ रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा। ठीक है, तो ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि जानना बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, कृष्णा। सभी कमेंट कीजिएगा। बहुत ही सरल सा प्रश्न है। भारत की जो सबसे लंबी नदी कहलाती गंगा नदी 2525 किलोमीटर के आसपास आंकी गई है।
तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? क्या वह गोदावरी नदी है, कावेरी नदी है, कृष्णा नदी है या महानदी है? सभी कमेंट कीजिएगा। तो भारत में दक्षिण प्रायद्वीप में जो नदी देश के दूसरे सबसे बड़े क्षेत्र का नदी क्षेत्र का निर्माण करती है वह हमारी कौन सी कहलाती है? वह हमारी गोदावरी कहलाती है। जी हाँ साथियों, राइट ऑप्शन आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, नदी लंबाई और अपवाह क्षेत्र जान लेते हैं। गोदावरी की लंबाई 1465 है और अपवाह क्षेत्र इसका 3,13,800 वर्ग किलोमीटर पर है। कृष्णा नदी का 1400 किलोमीटर लंबाई है और 2,59,000 वर्ग किलोमीटर अपवाह क्षेत्र है। महानदी की लंबाई 858 किलोमीटर है और 1,41,589 वर्ग किलोमीटर इसका अपवाह क्षेत्र है। और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। सिंधु का ज़्यादा बहाव पाकिस्तान में ज़्यादा है। मध्य भारत की सबसे लंबी नदी नर्मदा है जो 13 से 12 किलोमीटर है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, 1465 किलोमीटर है। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी को कहते हैं। और दक्षिण की गंगा कावेरी को कहते हैं। ये भी आपको नोट कर लेना। इसके साथ आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? क्या वह कृष्णा नदी है, गोदावरी है, महानदी है या कावेरी नदी है? तो भारत में सबसे बड़ी जो प्रायद्वीपीय नदी कहलाती है वह हमारी कौन सी कहलाती है? वह कहलाती है गोदावरी। कौन सा हो जाएगा साथियों? गोदावरी। राइट ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नो डाउट, आई होप आप लोग सभी लोग प्रत्येक प्रश्न को अच्छे तरीके से अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, देखिए लंबाई की दृष्टि से भारत में सबसे ज़्यादा गोदावरी 1465 किलोमीटर, कृष्णा 1400 किलोमीटर, नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर, महानदी की 858 किलोमीटर, कावेरी नदी की 805 किलोमीटर। ये ऐसी जो भारत की नदियाँ कहलाती हैं। ठीक है, आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का मुहाना या डेल्टा नहीं है? तो हम सभी लोग जानते हैं ब्रह्मपुत्र का मुहाना या डेल्टा है, गंगा का भी है, गोदावरी का भी है, लेकिन ताप्ती नदी का मुहाना और डेल्टा नहीं है। नदियों द्वारा मुहाने के पास लाए गए जो अवसाद होते हैं उनको जमा किए जाने के ग्रीक अक्षर ए जैसे विकसित स्थल रूप को डेल्टा कहते हैं। भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कहलाता है गंगा ब्रह्मपुत्र का। गंगा ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी डेल्टा का निर्माण करती है, लेकिन ताप्ती नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ताप्ती नदी क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। ताप्ती नदी क्या बनाती है? ताप्ती नदी आपकी एस्चुरी बनाती है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? यमुना नहर हो गई, इंदिरा गांधी नहर हो गई, सिरहंद नहर हो गई या अपर बाड़ी देवाब नहर हो गई? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एग्जाम को फतेह करना है, आपका एक एक कमेंट फीडबैक शुरुपर है, शुरमान है। तो भारत में सबसे बड़ी जो सिंचाई नहर कहलाती है वह हमारी इंदिरा गांधी नहर कहलाती है। जी हाँ साथियों, इंदिरा गांधी नहर कहाँ पर स्थित है? यह राजस्थान की प्रमुख नहर है। इसका पुराना नाम राजस्थान नहर था, बाद में इंदिरा गांधी नहर बनाया गया। राजस्थान की महत्वाकांक्षी इंदिरा गांधी नहर परियोजना में से मरुस्थलीय क्षेत्र में चमत्कारिक बदलाव आया। यह नहर सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर निर्मित है। यह भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर के रूप में उभरी और इसका निर्माण 31 मार्च 1958 को हुआ था। भारत की जो प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है उनका नाम और लावन्वित राज है। देखिए, भाखड़ा नागल परियोजना जो है इसके लावन्वित राज है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और अगला है आपका ब्यास परियोजना जो है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, और नदी ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे। अगला है आपका दामोदर घाटी परियोजना, ये झारखंड पश्चिम बंगाल पर है, दामोदर नदी पर बनी हुई है। हीराकुंड बांध की बात करेंगे, उड़ीसा नदी, उड़ीसा राज्य पर, यह महानदी पर बना हुआ है। चंबल परियोजना से लावन्वित राज्य राजस्थान और मध्य प्रदेश है और किस नदी पर? चंबल नदी पर बना हुआ है। अगला तुंगभद्रा परियोजना तेलंगाना कर्नाटक राज्य से लावन्वित है और यह तुंगभद्रा नदी पर बना हुआ है। मयूराक्षी परियोजना यह पश्चिम बंगाल लावन्वित राज्य है, मयूराक्षी नदी पर बना हुआ है। नागार्जुन सागर परियोजना यह कृष्णा नदी पर बना हुआ है, इससे लावन्वित राज्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। कोसी परियोजना यह बिहार और नेपाल जो है लावन्वित है, कोसी नदी पर बना हुआ है। गंडक नदी परियोजना यह नेपाल पे बना हुआ है, गंडक नदी पर बना हुआ है।
साथ ही साथ महानदी डेल्टा परियोजना का लाभ उड़ीसा को मिलता है, महानदी पर बना हुआ है। अगला है रिहंद परियोजना, उत्तर प्रदेश को लाभ मिलता है, रिहंद नदी पर बना हुआ है। टिहरी बांध परियोजना अक्सर पूछा जाता है, तो उत्तराखंड लाभान्वित राज्य है, भागीरथी नदी पर बना हुआ है। अगला आपका भद्रा परियोजना, भद्रा नदी पर बना हुआ है, लाभान्वित, इसका लाभ कर्नाटक राज्य को मिलता है। सरदा परियोजना उत्तर प्रदेश को लाभ मिलता है, सरदा और गोमती नदी पर बना हुआ है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, ये सारे राज्य लाभ उठाते हैं। और किस नदी पर बना हुआ है? सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर बना हुआ है। अगला है तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना से लाभ जम्मू कश्मीर को मिलता है, यह झेलम नदी पर बना हुआ है। ये थे महत्वपूर्ण आपके नदियों की आपके परियोजनाएं, भारत की प्रमुख जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है और उनसे जो लाभ लेने वाले राज्य हैं, तो सारे हमने चर्चा कर लिया। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला है भाखड़ा नागल परियोजना कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो अभी हमने बात किया, भाखड़ा नागल परियोजना आपके सतलुज, जी हाँ साथियों, सतलज नदी या सतलुज, ठीक है, नदी पर बना हुआ है। और पंजाब राज्य के सतलुज नदी पर स्थित एक बहुउद्देशीय परियोजना है। यह राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना की आधारशिला 17 नवंबर 1955 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखी गई थी। अगला जो प्रश्न है कि टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? अलकनंदा, भागीरथी, गंगा या हुगली नदी पर बना हुआ है। तो टिहरी बांध जो है जिस नदी पर बना हुआ है वह नदी हमारी भागीरथी नदी कहलाती है। जी हाँ साथियों, टिहरी बांध भागीरथी नदी पर निर्मित है। यह उत्तराखंड राज्य पर स्थित है। इस परियोजना से जो है 2400 मेगावाट बिजली उत्पन्न या उत्पादन संभव हो सकेगा। इस परियोजना द्वारा सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, मत्स्य पालन, नहर परिवहन का लाभ उठाया जा सकेगा। अगला जो प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है। रेगिस्तानी ओक नाम एक पेड़ है जो पाया जाता है। सी टेट का बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ध्यान दीजिएगा। रिपीटेड प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो रेगिस्तानी ओक नाम एक पेड़ है जो पाया जाता है राजस्थान के रेगिस्तान में, संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में, आबू धाबी में या ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो रेगिस्तानी ओक ये नाम पेड़ है, ये आपके ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। जी हाँ, इसके बारे में डिटेल के साथ ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं पिछली क्लास में। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। इनमें से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? क्या वह महोगनी है, क्या वह कैक्टस है, क्या वह चंदन है या फर है? सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए दोस्तों, ऐसी प्राकृतिक वनस्पति जो मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है वह और कोई नहीं, आपके कैक्टस कहलाता है। क्योंकि जो कैक्टस का पेड़ होता है इसको कम पानी में यह तैयार हो जाता है। इसके जो कांटेनुमा पत्तों में कांटे होते हैं, तो यह क्या होता है, पानी को सबसे ज़्यादा अवशोषित करता है और वाष्पित बहुत कम करता है, अधिक समय तक अवशोषित करे रहता है। इसलिए प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में कैक्टस पेड़ सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला जो प्रश्न है रेगिस्तानी ओक के बारे में है कि निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करना है। कथन हमारे दिए गए हैं कि रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कच्छ के कमरे के लगभग बराबर अर्थात 4 मीटर होती है। इस वृक्ष की जड़ें वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी गहरी जमीन के भीतर जाती है जब तक इस पर पानी तक न पहुंच जाए। यह इस वृक्ष के तने के पानी एकत्रित होता है या यह वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है। नीचे आपके कथन दिए गए। तो आप सभी लोग जानते हैं रेगिस्तानी के ओक के बारे में सही कथन है, यह एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारे कच्छ के कमरे के लगभग 4 मीटर होती है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी गहराई तक जाती हैं जमीन के भीतर जब तक इसे पानी तक न पहुंच जाए और इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। ABC तीनों ऑप्शन हमारे सही दिए गए हैं। किस ऑप्शन दिया गया देखेंगे, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये तीनों सारी चीज़ें हैं। इसके वृक्ष के तने में पानी भी एकत्रित रहता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन के भीतर जाती हैं जब तक पानी तक न पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? ठीक है, तो डायरेक्टली न देकर कि रेगिस्तानी ओक का पेड़ कहाँ पाया जाता है ये तो हम जान चुके हैं, लेकिन इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तब भी आपको भटकना नहीं है, ऑस्ट्रेलिया ही ऑप्शन सही करना है।
अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या प्रश्न पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है। नीम, इमली, बबूल, सहतूत। जी हाँ, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी कि सदाबहार पेड़ कौन होते हैं। देखिए, नीम का पेड़ हो गया, इमली का पेड़ हो गया, बबूल का पेड़ हो गया, ये सदाबहार पेड़ होते हैं। लेकिन सहतूत का जो पेड़ होता है यह सदाबहार नहीं होता। देखिए, सदाबहार पौधे ऐसे पौधे या वृक्षों को कहा जाता है जिन पर हर मौसम में पत्ते होते हैं। यह उन वृक्षों से अलग है। आमतौर पर शरद ऋतु में अपने पत्ते यह खो देता है, सहतूत की बात करें तो। अगला जो प्रश्न दिया गया कि कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं गर्म तथा विषुवतीय जलवायु में, गर्म तथा शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में, ठंडी ध्रुवीय जलवायु में, या इनमें से कोई नहीं। सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं, समझते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं कि जो कटीली झाड़ियां हैं वह कहाँ पर पाई जाती हैं, गर्म तथा शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि ये जानते हैं कि गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय अर्थात रेगिस्तानी क्षेत्रों में पानी की कमी के कारण पादप जो है कटीली तथा झाड़ी युक्त होते हैं। वास्तव में मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां नुकीली होती हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन की दर घट जाती है एवं पौधा लंबे समय तक अपनी नमी को बरकरार रख पाता है। तो ये रहे दोस्तों आज की क्लास, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हमने प्रश्न किया, डिटेल के साथ चर्चा किया, ताकि कोई भी टॉपिक छूट के ना जाए। क्योंकि यहाँ पे ईवीएस में से 30 में से 28 प्लस का स्कोर करना है, 30 में से 28 नंबर लाना है। तो प्रत्येक क्लास के साथ साथ, प्रत्येक प्रश्न के साथ, प्रत्येक टॉपिक के जो डिटेल के साथ है उनको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। सभी का शुभ रात्रि दोस्तों।